और अचानक अमन पर वार कर देता है। तीर लगते ही अमन खून से लहूलुहान हो गया। वह चोटिल हालत में आश्चर्य से सैनिक से पूछता है, हे प्रिय सैनिक, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों मारा? मुझे क्षमा करना छोटे महाराज, मैं मजबूर था। यह सब षड्यंत्र महारानी का था। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सैनिक को इतना कहते ही अमन का छोटा जीवन उसी क्षण खत्म हो गया। वीरेंद्र ने अमन के शरीर को एक गहरे जंगल के कोने में फेंक दिया ताकि कोई भी इस षड्यंत्र का पता न लगा सके। एक समय की बात है, एक समृद्ध और विशाल राज्य में एक वृद्ध राजा रहते थे। राजा की दूसरी शादी हुई थी। राजा की पहली पत्नी का देहांत कुछ दिन पहले ही हो गया था। पहली पत्नी से राजा को एक बेटा हुआ था जिसका हृदय अत्यंत कोमल, दयालु और नेक था। राजा ने दूसरी शादी की थी, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी भीतर ही भीतर जलन और लालच हर पल उसके मन में घूमता रहता था। रानी का मन इस बात से भर गया था कि जब उसका अपना पुत्र जन्म लेगा तो सौतेला बेटा उसके बेटे के विरुद्ध आधे हिस्से का दावा करेगा। इस सोच ने रानी के दिल में कड़वाहट और दगाबाजी के भावों को जन्म दे दिया था। देखो तो सही, ये सौतेला बच्चा कैसे इतना मीठा बोलता है, पर मुझे चिंता है कि जब मेरा बेटा जन्म लेगा तो उसका आधे का हिस्सेदार हो जाएगा। मैं अपने ही बेटे का भविष्य खराब नहीं करना चाहती, मुझे कुछ करना चाहिए। उसकी आंखों में क्रोध और लालच की चमक छलक रही थी। उसी शाम रानी ने अमन के लिए आदेश जारी किया, अमन, तुम आज से मेरे नौकर बनकर रहना। महल के कामकाज में मेरी सहायता करो और अगर तुम अपना कार्य ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें दंड भी भुगतना पड़ेगा। और सुनो, यह सब बात तुम महाराज से मत बताना। अगर तुमने महाराज से बताया तो तुम्हें उल्टा लटका के मारूंगी। माँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आखिर आप मेरी प्यारी माँ हो। माँ की सेवा नहीं करूँगा तो किसका करूँगा? अमन की मासूमियत में रानी ने नफरत का बीज बो दिया। रानी ने उसे रोज कठोर मेहनत के काम में लगा दिया करती और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती थी। अमन अपनी मासूमियत में बिना किसी शिकायत के सभी आदेश मानता था। समय बीतता गया। रानी के मन में और भी कठोर विचार उमड़ने लगे। वह सोचने लगी, क्यों ना अमन को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया जाए ताकि भविष्य में मेरे आने वाले बेटे का पूरा अधिकार सुरक्षित रह सके और पूरा राजपाट मेरा अपने बच्चे का हो सके। रानी के मन में अमन को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी थी। तभी रानी की एक करीबी सलाहकार वसुंधरा वहाँ आई। वसुंधरा, मुझे एक योजना सुनानी है जिससे मैं अमन को हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर सकती हूँ। अगर वह इस दुनिया से चला जाता है तो मेरा जन्म लेने वाला बेटा बिना किसी रुकावट के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महारानी, क्या आप वाकई ऐसा कर सकती हैं? अमन तो बहुत मासूम है। इस प्रकार की अनहोनी आप सोच भी कैसी सकती है महारानी जी? महाराज अमन को अपने दिल का टुकड़ा समझते हैं। आप अमन पे कुछ तो दया करो। देखो वसुंधरा, मुझे कोई दया नहीं लगती उस मनहूस पर। यह राज्य मेरे बेटे का होना ही चाहिए और यदि अमन जिंदा रहा तो उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे का हक से चला जाएगा। वसुंधरा रानी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी उसकी एक न सुनी। इस प्रकार रानी ने एक षड्यंत्र रचने का निश्चय कर लिया। उसने एक बलवान सैनिक वीरेंद्र को अपने पास बुलाई और उससे बोली, वीरेंद्र, तुम्हारी शक्ति और निष्ठा मेरे काम आएगी। मेरे पास एक विशेष कार्य है तुम्हारे लिए, जिसे करने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त कर रही हूँ। आपका आदेश मेरे लिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहा है। कृपया बताइए महारानी जी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अमन को खत्म कर दो, मगर ध्यान रहे यह मौत महज एक हादसा लगे। किसी को संदेह तक नहीं होना चाहिए कि यह कोई साजिश थी। वीरेंद्र इतनी बात सुनकर डर जाता है। वह सोचता है कि छोटे राजकुमार को मारने की बात रानी कह रही है। वह हिचकिचाते हुए बोला, महारानी, यह कार्य मेरे लिए अत्यंत कठोर है। अमन तो एक निर्दोष बच्चा है। महाराज अमन से बहुत प्यार करते हैं। अगर यह बात उन्हें मालूम होगा तो वह सबको सूली पर चढ़वा देंगे। अगर तुम उस दुष्ट अमन को खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में सजा कर तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा वीरेंद्र। तुम्हें न तो दया करनी है और न ही मना करना है। यदि तुमने नहीं किया तो मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। वीरेंद्र डर जाता है और रानी के आदेश का पालन करने का निश्चय करता है। हालांकि उसके मन में भय और दुविधा उमड़ रही थी, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था। अगर वह राजा से कहता तो रानी उसे बेमौत मरवा देती। वह चिंतित था। कुछ दिन बीतता है। फिर एक दिन राजा अपने पुत्र से पूछता है, पुत्र, मुझे लगता है कि तुम आजकल बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? कुछ दिक्कत है तो बताओ। कुछ नहीं पिताजी, बस माँ की याद आ रही थी। अरे पुत्र, तुम्हारी दूसरी माँ तो है ना, वह तुझे बहुत प्यार करती है। वह तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा मानती है। तभी रानी वहाँ आती है और झूठी प्यार दिखाते हुए बोलती है, अरे मेरे प्यारे पुत्र, तुम कहाँ थे कब से? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा पकवान बनवाई हूँ, चलो खा लो। तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो, देखो तो कितना कमजोर हो गए हो तुम। राजा इतनी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। वह सोचते हैं कि मेरी दूसरी पत्नी मेरे बेटे की कितनी ख्याल रखती है। इसी तरह दिन बीतते। फिर एक दिन रानी सैनिक से कहती है,
वीरेंद्र, इस अमन का खेल कब खत्म करोगे? कई दिन बीत गया, इसी तरह रहा तो वह धीरे धीरे बड़ा समझदार हो जाएगा तो उसे मारने में दिक्कत हो जाएगा। महारानी, इस समय सारे सैनिक, मंत्री और प्रजा जन महल में हैं। मैं किसी सुनसान दिन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो देर किस बात की? कल महाराज और मंत्री और सभी सैनिक दूसरे राज्य में कुछ सुनवाई के लिए जा रहे हैं। क्यों ना तुम कल ही सारा काम खत्म कर दो? ठीक है महारानी जी, आपकी जैसी इच्छा। फिर अगले दिन जब सूर्य की किरणें भी उदास लग रही थीं, तब वीरेंद्र ने अमन की निगरानी में लग गया। वह जानता था कि उसे आज अमन को इस दुनिया से खत्म करना है। अमन हमेशा की तरह महल के कार्यों में लगा हुआ था, बिना किसी शंका के। वीरेंद्र अमन को देखकर अपने मन में सोचता है, हे भगवान, यह मैं क्या करने जा रहा हूँ? इस निर्दोष बच्चा को कैसे मार सकता हूँ मैं? पर महारानी का आदेश सबसे ऊपर है, नहीं तो महारानी अनर्थ कर देंगी। उसकी आंखों में भी झलक रही थी अपराध बोध की चमक, परंतु उसने अपने कर्तव्य को निभाने का निर्णय किया था। धीरे धीरे वीरेंद्र ने अमन के पास जाकर उसे अकेले ले जाने का बहाना बनाया। छोटे महाराज, मुझे महल के बाहर कुछ जरूरी काम के लिए जाना है और आपको भी हमारे साथ चलना होगा। मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ रोचक जगह दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगा, पर पहले माँ से इजाजत तो ले लूं, नहीं तो वो बहुत गुस्सा होंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनके इजाजत के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। इतनी बात सुनकर सैनिक का दिल पसीज जाता है, मगर वह रानी के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। वह दुखी मन से अमन को कहता है, अरे छोटे महाराज, रानी साहिबा ही बोली हैं तुम्हें घुमाने के लिए। चलो मेरे साथ, तुम्हें आज कुछ अद्भुत जगह दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मैं चलूंगा, पर मेरा दिल कहता है कि मैं पहले माँ से पूछ लूं, उसके बाद मैं चलूंगा। अमन तुरंत ही रानी के पास जाता है और पूछता है, माँ, वीरेंद्र सैनिक के साथ मैं घूमने जाना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाजत है? हाँ, क्यों नहीं। तुम जाओ, जंगल में बहुत अनोखा अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। तुम जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है, लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। अरे नहीं बेटा, यह सब तुम्हारा वहम है। तुम पहली बार जंगल का सैर करने जा रहे हो, इसीलिए तुम घबरा रहे हो। तुम निश्चिंत होकर जाओ और फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानी की बात सुनकर अमन खुशी खुशी सैनिक के साथ चला जाता है। तभी रानी मन ही मन सोचने लगती है, जा जा अमन के बच्चे, आज तेरा खेल खत्म। अब से मेरे आने वाले बच्चे का सारा राजपाट होगा। दोनों महल से बाहर निकलते हैं और एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। जाते जाते बीच जंगल में वीरेंद्र ने अपना तीरंदाजी धनुष निकाल लिया और अचानक अमन पर वार कर देता है। तीर लगते ही अमन खून से लहूलुहान हो गया। वह चोटिल हालत में आश्चर्य से सैनिक से पूछता है, हे प्रिय सैनिक, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों मारा? मुझे क्षमा करना छोटे महाराज, मैं मजबूर था। यह सब षड्यंत्र महारानी का था। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सैनिक को इतना कहते ही अमन का छोटा जीवन उसी क्षण खत्म हो गया। वीरेंद्र ने अमन के शरीर को एक गहरे जंगल के कोने में फेंक दिया ताकि कोई भी इस षड्यंत्र का पता न लगा सके। जंगल की गहराई में जहां प्रकृति की शांति विराजमान थी, उसी समय एक साधु अपनी तपस्या में लीन होकर चलते हुए रास्ते से गुजर रहे थे। साधु का नाम ज्ञानानंद था। चलते चलते उसने उस सुनसान मार्ग पर एक निर्जीव सा दृश्य देखा। वहां एक बच्चा पड़ा हुआ था जिसकी हालत दयनीय थी। हे भगवान, यह बच्चा तो बेहद दुखद और खून से लहूलुहान अवस्था में है। ज्ञानानंद ने तुरंत बच्चे के पास जाकर उसका निरीक्षण किया। उसने देखा कि बच्चे के शरीर पर गहरी चोटें थीं, परंतु उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। ज्ञानानंद ने बच्चे को धीरे धीरे उठाया और अपने कुटिया में लेकर आए। और ज्ञानानंद ने बच्चे का उपचार करना शुरू किया, उसे औषधियां दी और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। बच्चे ने ज्ञानानंद की गोद में अपना विश्वास जताया। ज्ञानानंद ने बच्चे को आकाश का नाम दिया, जैसे कि वह पुनर्जन्म प्राप्त कर रहा हो। हे बच्चा, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें मेरे संरक्षण में सुरक्षित जीवन मिलेगा। इधर जब राजा को पता चला कि उनका बेटा अमन महल से गायब है, तो वह पागल से हो गए और अमन को खोजने का सख्त निर्देश दिया। रानी झूठे आंसू बहाकर अमन के लिए दुखी थी। अरे सैनिकों, जल्दी मेरे बेटे को खोजो। आखिरकार कौन है जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे बेटे को अगवा कर लिया है? कुछ वर्ष बीतते हैं। जब आकाश बड़ा होता है, तब समय के साथ ज्ञानानंद ने आकाश को साधु की शिक्षा दी। आकाश ने कठिन तपस्या और साधना से न केवल अपने शारीरिक घाव भर लिए, बल्कि अपने मन में ज्ञान और करुणा की ज्योति भी प्रज्वलित कर ली। आकाश अब न केवल एक साधु बन गया, बल्कि अपने अंदर वह दिव्य प्रकाश भी जागृत हुआ, जिसने उसके चारों ओर आशा का संचार कर दिया। राजमहल में समय का पहिया निरंतर घूमता रहा। राजा पहले से बूढ़े हो चुके थे और रानी को भी कोई संतान नहीं हुआ, जिस पर वह घमंड करती थी। अब रानी को भी चिंता सताने लगी थी। वह सोचती, मैंने अपने सौतेले बेटे को मरवाकर अच्छा नहीं किया। वह अपने माँ की तरह मुझे मानता था। आज कई वर्ष बीत गया, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुआ।
अगर अमन रहता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होता। ये मैंने बहुत गलत किया, उसी का सजा भगवान मुझे दे रहे हैं, मुझे बिना औलाद बनाकर। अब रानी को पछतावा हो रहा था, परंतु अमन अब महल में नहीं था। राजा को भी अपने राज्य की चिंता सताने लगी। मुझे मेरे पुत्र का इंतजार है, परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या ये सच है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है? राजा की आवाज में निराशा और पीड़ा की झलक थी। दिन बीतते गए और राजा की सेहत में लगातार गिरावट आती गई। उनके मन में एक अनकही पीड़ा थी जिसे समझना कठिन था। अंततः राजा की चिंता और बेचैनी उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ गई। राजा की स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब हो गई कि एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महल में सभी शोक हो उठे। राजा का निधन एक गहरा घाव बनकर रह गया, परंतु यह किस्मत की मार थी जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। उसी क्षण ज्ञानानंद और आकाश, जो अब पूर्ण साधु बन चुके थे, भिक्षा मांगने महल के दरबार में पहुंचे। महल के दरबार में सभी लोग राजा के निधन पर शोक मना रहे थे। हे दरबार के लोग, यह क्या हुआ? किसका निधन हो गया है? दरबार के लोग साधु की बातें सुनकर उनसे सारी बात बताते हैं। क्या बताऊं बाबा, इस राजमहल में अनर्थ हो गया। यह जिसका निधन हुआ है, यह एक राजा थे। उनका एक ही बेटा अमन था जो पता नहीं कहाँ खो गया। उसी के चिंता में राजा की तबीयत खराब होने के कारण आज उनकी मृत्यु हो गई। हे बाबा, यह बताओ कि राजा का निधन किस प्रकार हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में असीम पीड़ा थी। राजा का निधन सिर्फ शारीरिक रोग के कारण नहीं हुआ। उनके मन पर अटकी निराशा, अविश्वास और अनदेखी पीड़ा ने भी उन्हें तोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। राजा का एक ही संतान अमन था। वह करीब 10 साल पहले कहीं लापता हो गए। तब से राजा दुखी रहने लगे थे और उनकी आज मौत हो गई। बुजुर्ग की इतनी बात सुनकर साधु ज्ञानानंद समझ जाते हैं कि आकाश को ही उन्होंने कई साल पहले जंगल से घायल स्थिति में उठाकर अपनी कुटिया में लाए थे। फिर साधु महाराज अमन को आकाश का नाम दिया था। साधु ज्ञानानंद ने रानी से पूछते हैं, महारानी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि राजा का निधन कैसे हुआ है? रानी, जो अब अकेली और पीड़ा में डूबी हुई थी, उसकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहे थे। वह धीरे से बोल पड़ी, सच तो ये है कि मैंने ही अपने सौतेले बेटे अमन के साथ अन्याय किया। मैंने उसे अत्याचार में डाला और आज्ञा दी कि उसे मार दिया जाए। अगर मैंने उसे मरवा दिया होता तो मेरे जन्मे हुए बेटे को संपूर्ण राज्य का उत्तराधिकारी बनना निश्चित हो जाता, परंतु नियति का खेल कुछ और ही था। दरबार में एक घबराहट फैल गई। सबको समझ में आ गया कि रानी के लालच और जलन ने किस कदर राज्य में दुख और विनाश फैला दिया था। महारानी, क्या तुम जानना चाहती हो कि अमन इस समय कहाँ है? हाँ बाबा, अगर मेरा बेटा जीवित होगा तो मैं भगवान का शुक्रगुजार रहूंगी। मैं कई वर्ष पहले अपने तपस्या में लीन होकर जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी मुझे एक मासूम सा बच्चा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे उठाकर अपनी कुटिया पर ले गया और उसका इलाज किया। कुछ दिन के बाद वह बिल्कुल सही हो गया और वह बच्चा, यह प्रकाश है। इसका नाम मैं अमन से प्रकाश रख दिया था। यह अब एक साधु बन गया है। इतना कहते ही रानी और वहाँ के सभी लोग समझ गए कि अमन एक साधु बन गया है। रानी रोते हुए बोलती है, अरे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच और स्वार्थ के लिए तुम्हें मरवाना चाहा। अब मुझे इसकी सजा मिल रही है। मुझे क्षमा कर दे बेटा। देख रहा है बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार करते करते इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मत रो माँ, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने वह किया। तुम कल भी मेरी प्यारी माँ थी और आज भी हो। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति यह सीख ले कि लालच और जलन केवल विनाश का कारण बनते हैं। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर प्रेम और सहानुभूति की राह पर चलना चाहिए। मुझे क्षमा करो अमन बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने किए पर पछतावा है। अब तुम्हारे पिता भी इस दुनिया से चले गए। अब इस राज्य को देखने वाला कोई नहीं है। अब तुम इस राजमहल की गद्दी संभाल लो। राजपाट और गद्दी का मोह जिस दिन त्याग दिया उसी दिन सच्चा साधु बन गया माँ। अब मेरी लालसा सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है, न कि सोने चांदी और सिंहासन में। बेटा, खोल दे यह साधु का वस्त्र और मेरे साथ रह। क्या तू अपने माँ को छोड़ देगा? देखना, मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल गई। तेरे अलावा मेरी कोई संतान नहीं हुआ। अब तू मेरे पास रह जा। नहीं माँ, जो सच में साधु बनता है वह लोभ, मोह और इच्छाओं की बेड़ियां तोड़ चुका होता है। राज सिंहासन हो या जंगल की कुटिया, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। गद्दी की चाहत तो उन लोगों में होती है जो सांसारिक सुखों में फंसे होते हैं। साधु का एक ही धन होता है, तब त्याग और सत्य का मार्ग। अमन रानी की एक न सुना और अमन अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है और वह और राजमहल से चला जाता है। रानी की आंखों में आंसू थे। वह देखती है कि मेरा बेटा बहुत दूर चला गया। सभी के आंखों में आंसू थे। रानी की इस स्वीकृति ने पूरे महल में एक गहरी मौनता फैला दी। लोग सोचने लगे कि कैसे एक इंसान के अंदर की जलन और लालच पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन अब पश्चातावे की यह चुभन समय की धारा में खो गई थी। ज्ञानानंद और अमन के साधु स्वरूप ने लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन में दया, प्रेम और क्षमा का महत्व कितना अधिक होता है। एक छोटे से गांव काशीपुर में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। काशीपुर गांव दूर दूर तक फैले खेतों और बागों के लिए प्रसिद्ध था। जमींदारों और सेठों का बोलबाला था, जबकि मेहनतकश किसान उनकी दया पर निर्भर हो चले थे।
रघुनाथ की पहचान एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति में गिनती होती थी। उसे दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद भी पेट भर रोटी की गारंटी नहीं थी। अपनी बेटी गंगा, पत्नी पार्वती, अपने परिवार का खर्च रघुनाथ ही उठाता था। सालों से गांव में एक ही सेठ का राज चलता आ रहा था, भैरव सिंह। वह गांव का सबसे बड़ा महाजन, दबंग और जमीनों के मालिकों में से एक था। जिस पर उसकी नजर टिक जाती तो उसे हासिल करने का वह हर संभव प्रयास करता, चाहे वह जमीन हो, धन हो या किसी के घर की इज्जत। लोगों के मन में उसका डर बैठा हुआ था, इसलिए वह खुलकर अत्याचार करता और अपनी मनमानी चलाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कभी काशीपुर खुशहाल था, लेकिन भैरव सिंह के अत्याचारों के कारण लोग पलायन करने लगे। बहुतों ने अपनी जमीनें बेच दी और जो बचे वे साहूकारी कर्ज तले दबे हुए थे। रघुनाथ भी उन्हीं लोगों में शामिल था जिस पर भैरव सिंह का कर्ज चढ़ा हुआ था। पिताजी, आज आपको खेत पर कुछ देर से जाना चाहिए। आप रात भर ठीक से सो नहीं पाए हैं। रात भर आपको बुखार था, जरा आराम कर लीजिए। बिटिया, अगर मैं देर से खेत में गया तो खेत का काम रुक जाएगा। फसलें पहले ही कमजोर हैं। अब मैं और देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे खेत में जाकर खूब मेहनत करना होगा, तब जाकर फसल उगेगी। गंगा को पिता की मेहनत का अंदाजा था। वह जानती थी कि अगर अब की बारिश समय पर न आई तो इस बार भी फसल चौपट हो जाएगी और कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। लेकिन वह फिर भी पिता को समझाने का प्रयास करती। पिताजी, कुछ देर आराम कर लेने से खेत का नुकसान ज्यादा थोड़ी होगा जितना आपकी सेहत बिगड़ने से हो सकता है। माँ भी यही कह रही थी। इतने में अंदर से पार्वती आती है और अपनी हल्की फुल्की डांट के साथ रघुनाथ को समझाती है। ये लड़की ठीक ही कहती है। आप दिन रात एक करके खेत में काम करते रहते हो, अपने शरीर का जरा भी ख्याल नहीं रखते हो। अरे भाग्यवान, एक किसान आराम करने लगेगा तो खेत का काम कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वह हल उठाता है और खेत की ओर निकल जाता है। गंगा भी अपने घड़े लेकर पास के कुएं पर पानी भरने चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात पड़ोसी किसान माधव की बेटी सुनीता से होती है। दोनों सहेलियां देर तक बात करती हैं। देख रही हो सुनीता, किस तरह हमारे गांव से ये गरीबी और डर खत्म होगा। और हमारे पिताजी भी सेठ से रकम ब्याज पर लिए हैं। पिताजी दिन रात मेहनत करके भी पूरी रकम नहीं चुका पा रहे हैं। ऊपर से सेठ की गंदी नजर हर लड़की पे रहती है। पता नहीं हम गरीबों का कैसे गुजारा होगा। हाँ गंगा, तुम सही कह रही हो। पता नहीं हमारे गाँव का क्या होगा। दोनों बातें कर रही थी। उधर खेत पर रघुनाथ खेत में काम कर रहा था, किंतु सच यही था कि उसकी फसल लगातार पिछले 2 साल से खराब हो रही थी। कभी ओलावृष्टि तो कभी सूखा से। पर रघुनाथ का हौसला टूट जाता था। उसे यकीन था कि कड़ी मेहनत और ईश्वर की दया से एक दिन उसका भी अच्छा समय आएगा। सेठ भैरव सिंह का बड़ा सा हवेली नुमा घर गांव के ठीक मध्य में स्थित था। किसी को सहज ही अंदर जाने की इजाजत न थी। बाहर चारों ओर उसके लठैत तैनात रहते थे। गांव का जो भी आदमी वहां उधार या किसी फरियाद के लिए जाता तो वह बिना डर के अंदर पैर नहीं रख पाता था। उसकी दबंगई से मानो सबकी हालत खराब रहती थी। जमीनों पर जबरन कब्जा करने, ऊंची सूद पर कर्ज देने और खूबसूरत औरतों को परेशान करने के उसके कुख्यात किस्से आम थे। लेकिन गांव वाले मजबूरी के चलते सब सहते थे। कल्लू, वो रघुनाथ वाला खेत कैसा चल रहा है? सुना है कि इस बार भी फसल डगमगा रही है। जी सेठ जी, बारिश नहीं होने के कारण फसल सूखती जा रही है। रघुनाथ हमसे बीज के लिए कर्ज लिया था, पर वह अभी तक नहीं चुका पाया। बहुत जल्द वह कर्ज लेने आपके पास दौड़ा आएगा। चलो अच्छा है, जितना दबाव बढ़ेगा उतनी जल्दी वह अपनी जमीन मेरे नाम करने को मजबूर हो जाएगा। फिर अगले दिन भैरव सिंह कल्लू के साथ खेतों में जाता है जायजा लेने। तभी रघुनाथ की बेटी रघुनाथ को दोपहर का खाना देने जा रही थी। तभी भैरव सिंह की नजर गंगा पर पड़ी तो वह कल्लू से पूछता है, अरे कालू, यह रघुनाथ की बेटी तो दिन पे दिन खूबसूरत होती जा रही है। लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ मालिक, रघुनाथ की बेटी की चर्चे पूरे गांव में हो रही हैं। बड़ी सुंदर, गोरी चिट्टी, सीधी सादी लड़की है। भैरव सिंह की आंखों में गंदी लालच की लहर दौड़ जाती है। वह मन ही मन सोचने लगता है, रघुनाथ की बेटी को मैं किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूँ। यह गरीबी में पड़ी लड़की अपने सौंदर्य से मेरे घर को रोशन कर देगी और रघुनाथ विरोध करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। कर्ज का दाव चलाकर उसे झुका दूंगा। सेठ भैरव सिंह की ये गंदी सोच उसके भीतर दबी आग की तरह धधक रही थी। गांव वाले इस सच से अनजान नहीं थे कि सेठ कभी भी किसी गरीब की बेटी पर नजर डाल सकता है। लोग मन ही मन डरते थे, पर उनमें खुलकर विरोध करने की हिम्मत किसी में न थी। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन गंगा अपने सहेली के साथ पानी लेने के लिए जा रही होती है। उसी बीच सेठ भैरव सिंह अपने लठैत के साथ गांव में आया। उसके आते ही कई लोग डर गए और एक तरह की खामोशी छा गई। भैरव सिंह अपनी गंदी नजर से देखते हुए गंगा से बोलता है, अरे गंगा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पानी की इतनी दिक्कत है कि तुम पानी लेने कुएं के पास जा रही हो। इतनी परेशानी मुझे देखा नहीं जा रहा है। सेठ जी, इस गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, इसीलिए पानी लाना जरूरी है। लेकिन मेरी घर की बहू बेटियां तो कुआं से पानी नहीं लेने जाती है। मेरे घर मिनरल वाटर की मशीन लगी है। गंगा, तुम बहुत भोली हो। मुझे तो तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाना है। मैं तो तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। कितने दिन से तुम मेरी नजर में गड़ी हो। अगर मेरी घर की बहू बनोगी तो राज करोगी राज। इतना कहकर वह अपनी लाल आंखों से उसे घूरता है, मानो कोई शिकार देख रहा हो। गंगा सहम जाती है। आसपास के लोग भी ये वाक्य सुन लेते हैं। कुछ का तो खून खौल उठता है,
पर सेठ से उलझने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सेठ जी, यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे पिता के उम्र के हो और आपको ऐसी बात करने में शर्म आनी चाहिए। मेरे पिता इसका जवाब तुम्हें देंगे। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, तो ठीक है, तुम अपने पिता को बोलना कल तक मेरा कर्ज चुका दें, या फिर सोच लो तुम्हारा बुरा हाल हो सकता है। इतनी बात सुनकर गंगा के माथे पर पसीना छलक आया। वह समझ चुकी थी कि सेठ अब अपने कर्ज की आड़ में कुछ भी करेगा। सेठ वहाँ से गुस्से से लाल होकर वहाँ से चला गया। तभी गांव का एक आदमी बोला, गंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जाओ अब घर जाओ। जब गंगा घर पहुंची तो रघुनाथ पहले से ही वहाँ मौजूद था। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। वह गांव में हुए वाक्य से अनजान था, लेकिन इस बात से परेशान था कि भैरव सिंह ने अपने किसी आदमी को भेजकर कर्ज चुकाने का नोटिस भिजवाया था। जब रात हुई तब गंगा ने सारी बात सुना दिया कि कैसे भैरव सिंह ने उसे खुलेआम अपनी पत्नी बनाने की बात कही और कर्ज वसूलने की धमकी दी। पार्वती यह सुनते ही परेशान हो गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी नाजुक सी लड़की पे उस दुष्ट भैरव सिंह की गंदी नजर पड़ गई। अब हम क्या करेंगे? गंगा के पापा, ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। माँ, डरने की बात नहीं है, हम पिताजी के साथ हैं। माँ, जिसके सिर पर पिता का हाथ होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और पूरा गांव भी हमारे साथ है। पिताजी कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। यह तो बहुत चिंता की बात है बेटी। मैं किसी भी हाल में भैरव सिंह का कर्ज चुका दूंगा, नहीं तो वह बार बार परेशान करेगा और हमेशा वह अपनी बुरी नजर से तुम्हें देखेगा। पता नहीं हम गरीबों का क्या होगा, और वह कुछ भी कर सकता है। देखो, इस बार किसी भी हाल में खेत से कुछ न कुछ फसल निकालनी होगी, तभी हम किसी तरह भैरव सिंह का कर्ज उतार पाएंगे। मैं कल ही से दुगुना मेहनत करूंगा। गंगा, तुम भी थोड़ा बहुत मेरी मदद कर देना। पिताजी, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ, बस आप चिंता मत कीजिए। हमें कोई नहीं तोड़ सकता। हम खूब मेहनत करेंगे और भैरव सिंह का कर्ज चुका देंगे। वैसे भी जिसके सर पर पिता का हाथ हो तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हौसला भी था। उस रात परिवार के किसी सदस्य को ढंग की नींद नहीं आई। किसी के मन में डर तो किसी के मन में गुस्सा तो किसी के मन में हताशा थी, पर सबके बीच एक कड़ी थी, साथ रहने की, एक दूसरे का हाथ न छोड़ने की। अगले दिन की सुबह होता है तो रघुनाथ ने गांव के सरपंच अयोध्या प्रसाद के घर गया। वहाँ कुछ और गांव वाले पहले से ही खड़े थे। सबको पता था कि सेठ भैरव सिंह का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जब रघुनाथ ने उन्हें सारी बात बताई तो सरपंच जी बोले, रघुनाथ बेटा, हम लोग भैरव सिंह से सीधा टकराने से डरते हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अपनी बेटियों की सुरक्षा करने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। तुम सब जानते हो, भैरव सिंह पर तो पुलिस वाले भी हाथ नहीं डालते। वह अपने रसूख का इस्तेमाल करके शहर के नेताओं तक को मैनेज कर लेता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। सभी ने मिलकर तय किया कि पंचायत की ओर से भैरव सिंह से अनुरोध किया जाएगा कि वह कर्ज वापस लेने के लिए थोड़ा समय दे दे, और साथ ही खुलेआम किसी किसान की बेटी पर बुरी नजर न रखने के लिए उसे चेतावनी दिया जाएगा। अगले दिन पंचायत बुलाने का संदेश पूरे गांव में फैल गया। शाम को मंदिर के सामने चौपाल लगी थी। गांव के ज्यादातर लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन भैरव सिंह या उसके लठैतों में से कोई भी नहीं आया। तभी भैरव सिंह का चपरासी वहां आया और बोला, सेठ जी ने संदेश भेजा है कि पंचायत आज नहीं कल होगी। अगर किसी को कुछ कहना है तो कल उनकी हवेली पर आए, वरना अपनी अपनी राह देखें। यह सुनकर लोगों में आक्रोश तो था, पर एक मजबूरी भी थी कि भैरव सिंह की मर्जी के बगैर पंचायत आगे नहीं बढ़ सकती थी। रघुनाथ मायूस होकर घर लौटा आया। गंगा को जब पता चला कि भैरव सिंह ने फिर से अपनी मनमानी चलाई तो उसका मन और उदास हो गया, पर उसे थोड़ी राहत थी कि कम से कम गांव के लोग अब खुलकर विरोध करने की बात सोचने लगे हैं। अगले दिन तय समय पर सरपंच रघुनाथ, माधव और कुछ अन्य किसान भैरव सिंह के हवेली पहुंच गए। तो सरपंच, सुना है कि तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सेठ जी, कई किसानों पर आपका कर्ज है, वे उसे चुकाने में असमर्थ हैं। पिछले 2 साल से सूखा है, फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन्हें कुछ मोहलत दें। और हमने सुना है कि आप रघुनाथ की बेटी पर बुरी नजर रखे हुए हैं। ये ठीक बात नहीं है सेठ जी। गाँव की बेटियों की इज्जत सबकी जिम्मेदारी होती है। हम चाहते हैं आप ऐसी कोई हरकत न करें जिससे गाँव में अशांति फैले। देखिए सरपंच, कर्ज तो हर हाल में वसूला जाएगा, क्योंकि मैं कोई दान पुण्य करने नहीं बैठा हूँ। रही बात रघुनाथ की बेटी की, तो उसमें भी मैं कोई गलत इरादा नहीं रखता। मैं तो बस उसे अपने घर की रौनक बनाना चाहता हूँ। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी मैं अपने हिसाब से करूंगा। आपकी उम्र भी तो 40 साल हो चली है और मेरी बेटी 18 साल की। आपको शर्म नहीं आती? यह कैसे शोभा देगा? फिर वो कौन अभागा होगा कि अपनी बेटी की शादी आपके जैसा दुष्ट आदमी से करे? आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हम गरीबों को चैन से जीने क्यों नहीं देते हो? चुप रहो रघुनाथ, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। याद रखो कि तुम मुझ पर कर्जदार हो। अगर मुझे जरा भी लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दूंगा। याद है ना, तुमने अपने खेतों के कागजात गिरवी रखे हो मेरे पास। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम सड़क पर आ जाओगे। सेठ जी, यह अन्याय होगा। कम से कम बेटी की बात पर जबरदस्ती मत कीजिए। देखो बसंत, तुम अपने काम से काम रखो। जो मेरे फैसले को चुनौती देगा उसका अंजाम भी बुरा होगा। भैरव सिंह की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। लठैत ने ऐसे घूरना शुरू किया कि मानो कि अभी हमला कर देगा। सरपंच ने सोचा कि इससे पहले स्थिति बेकाबू हो, पंचायत को यहाँ से लौटना ही बेहतर है। रघुनाथ को अपने साथ लेकर सब बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद सारा समूह बेहद मायूस था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर अगले दिन गांव में पंचायत जुटी
उसमें गांव का एक आदमी बोला, हमें एक साथ आगे आकर इसका विरोध करना होगा। क्या हम सबने अपनी बेटियों को इसलिए जन्म दिया है कि कोई सेठ आकर उनको अपनी जिद के लिए उठा ले जाए? यदि आज हम चुप रहे तो कल हमारे घरों में भी यही होगा। उसकी ये बात सुनकर लोगों का साहस बढ़ा। तभी हरिया ने भी समर्थन किया। सही बात है, अगर हम सब एकजुट हो जाएं और शहर के अफसरों के पास जाएं तो हो सकता है हमें कुछ न्याय मिले। पर पिछली बार जब कुछ लोगों ने शिकायत की थी तो पुलिस ने भैरव सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे शिकायत करने वालों को ही प्रताड़ित किया गया था। इस पर रघुनाथ ने अपनी बेटी की चिंता करते हुए कहा, मैं तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी अपनी बेटी की रक्षा करूंगा, अगर कोई साथ दे चाहे ना दे। इतना सुनते ही कुछ किसानों ने हामी भरी कि वे रघुनाथ का साथ देंगे। लोगों को लगा कि अब समय आ गया है कि सब अपनी ताकत दिखाए। भले ही सेठ के पास धन और लठैत हैं, मगर गांव वालों के पास संख्या बल और न्याय की भावना थी। घर पर गंगा को यह सब पता चला तो वह भी मजबूत हौसले के साथ तैयार हुई कि सेठ भैरव सिंह के आगे झुकना नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं। रघुनाथ पहले की तरह दिन रात खेतों में जुटा रहा। वह सेठ की धमकियों के बावजूद मेहनत नहीं छोड़ता। इस बीच सेठ भैरव सिंह अपने तरीकों से रघुनाथ और गांव वालों को डराने में लगा रहा। कभी उसके लठैत रात में किसी किसान के खेत में आग लगा देते तो कभी किसी के घर चोरी हो जाती। गांव के लोगों के मन में दहशत फैल जाती। वे समझते कि यह सब भैरव सिंह करा रहा है। एक दिन अचानक गांव में एक नौजवान आया, अच्छी कद काठी, चेहरे पर तेज और हाथ में छोटा सा झोला लिए। कुछ लोगों ने पहचाना, यह अमन है, रघुनाथ का बचपन का मित्र, मोहन का बेटा। अमन को शहर में नौकरी लग गई थी, वह सालों से वहीं रह रहा था। प्रणाम काका, क्या हाल है? सब ठीक तो है ना? ये गांव में बहुत कम आदमी नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तब गांव के लोग जब उसे सारी बात सुनाया कि गांव में लोगों को सेठ भैरव सिंह के अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं तो वह बहुत दुखी हुआ। वह सबसे पहले रघुनाथ के घर गया। रघुनाथ और पार्वती उसे देखकर भावुक हो गए। गंगा ने उसे पहले कभी देखा नहीं था क्योंकि वह बहुत छोटी थी जब अमन गांव छोड़ गया था। अमन ने आते ही कहा, चाचा, मैंने शहर में कुछ साथियों के साथ मिलकर एक संस्था बनाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। रघुनाथ को थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई। उसने अमन को भैरव सिंह और उसके कृत्यों के बारे में बताया। अमन ने आश्वासन दिया, चाचा आप चिंता मत कीजिए, जब सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तभी बदलाव आएगा, मैं आपके साथ हूँ। फिर उसके बाद अमन गांव वालों से लगातार मिलता रहा, उन्हें समझाता रहा। डरने से कुछ नहीं होगा, अगर सब एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक या जिला कलेक्टर से मिले और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं तो कुछ रास्ता निकल सकता है। पहले तो लोग हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे 3-4 किसान तैयार हो गए। सभी ने मिलकर एक आवेदन तैयार किया जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि भैरव सिंह जबरन किसानों की जमीन हड़पना चाहता है, कर्ज की आड़ में अत्याचार करता है और गाँव की बेटियों पर बुरी नजर रखता है। कुछ महिलाएं भी इसमें अपने हस्ताक्षर करने को तैयार हुईं, जिनके परिवार भैरव सिंह के डर से गांव छोड़कर जा चुके थे या प्रताड़ित हो रहे थे। रघुनाथ और अमन इस आवेदन को लेकर जिला मुख्यालय गए। वहां उन्हें एसडीएम, उप जिलाधिकारी से मिलने का वक्त लिया। तब एसडीएम थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने रघुनाथ की स्थिति पर तरस भी दिखाया और एक टीम भेजने का वादा किया जो गाँव में जाँच करेगी। इधर गाँव में खबर फैल गई कि रघुनाथ और अमन सीधे अफसर से मिलकर लौटे हैं। इस बात की खबर सेठ भैरव सिंह को भी मिल चुकी थी और वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। यह गांव वाले इस तरह नहीं मानेंगे, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। कल्लू, तुम उस रघुनाथ को सबक सिखा दो और उसकी बेटी को मेरे पास जबरदस्ती लेकर आओ। अब तो उसके साथ जबरदस्ती ही करनी होगी। वह सोचने लगा कि अब उसे कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे गांव फिर से उसकी मुट्ठी में आ जाए। उसी शाम रघुनाथ अपने खेतों को देखकर लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा गहराने लगा था। रास्ता सुनसान था। तभी 2 लठैतों ने उसे घेर लिया। उन्होंने रघुनाथ को जमीन पर गिरा दिया, लाल भूसों से मारा और बोले, अब जाएगा अफसर के पास शिकायत करने, अब भुगतो। रघुनाथ चीखता रहा मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वह जमीन पर लहूलुहान हो गया। इसके बाद वे लोग उसे वहीं बुरी हालत में छोड़कर भाग गए। कुछ देर बाद गांव का एक आदमी उधर से गुजरा जिसने रघुनाथ को देखा और उसे उठाकर घर लाए। डॉक्टर को बुलाया गया जिसने बताया कि हड्डी में फ्रैक्चर है और शरीर के कई हिस्सों में चोटें हैं। रघुनाथ को आराम और इलाज की सख्त जरूरत है। गंगा ने अपनी आंखों में आंसू भरे बोलती हैं, माँ, ये सब सेठ के आदमियों ने किया है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब मैं उस भैरव सिंह को सबक सिखा कर रहूंगी। फिर अगले दिन जब रघुनाथ की पत्नी पानी लेने गई थी तब भैरव सिंह के लठैत रघुनाथ के घर आए और गंगा को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगे। बेचारा रघुनाथ इतना चोटिल हो गया था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था कि अपने बेटी को बचाए। वह चिल्लाता रह गया, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी लड़की को बचाओ। जब यह बात अमन को पता चली तो वह तुरंत पुलिस में रिपोर्ट किया। अब पुलिस भी गांव वालों की बात मानने को मजबूर थे क्योंकि उच्च अधिकारी की नजर भैरव सिंह पर थी। पुलिस भी मजबूर थी। भैरव सिंह को गिरफ्तार करने को वह तुरंत फिर भैरव सिंह के घर जांच पड़ताल के लिए गए। पुलिस ने भैरव सिंह के घर पर छापामारी की जहां पर गंगा को बांधकर भैरव सिंह उसके साथ गलत काम करने वाला था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कई जमीनों के फर्जी कागज, लोगों के हस्ताक्षर से संबंधित फर्जी दस्तावेज मिले। सरकारी अफसरों को घूस देने के सबूत भी मिले। इस सब के चलते भैरव सिंह पर मुकदमा दायर हुआ और उसके लठैत भी गिरफ्तार होकर जेल चले गए। कुछ दिन के बाद गांव के लोग सुकून से रहने लगे थे।